हेलो दोस्तों, मेरे चैनल क्लासिक अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कहानियाँ ही होती हैं जिन्हें सुन के हम बड़े होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती हैं, बताती हैं या याद रह जाती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कभी नहीं भूलती, चाहे हमने उन्हें बचपन में ही क्यों ना पढ़ा हो। ऐसी ही एक कहानी है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और जो आज तक मेरे स्मृति पटल पर अंकित है, और मुझे लगा कि वो कहानी आप सबको भी सुननी चाहिए, जिसने नहीं सुनी है, जिसे नहीं पता है। और ये ऐसी कहानी है जो मानवीय भावनाओं और उनके मूल्यों से बिल्कुल ओत-प्रोत और भरी हुई है। इस कहानी को सुनकर मैं इस बात पे पूरी तरह श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ील होगा और एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे, और आपको ये कहानी हमेशा याद रहने वाली है। इस कहानी का नाम है मंत्र, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी कहानी सुनी है कभी भी या नहीं भी सुनी है, उन्हें पता है कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान कहाँ पर है। उनका नाम एक ऐसा चमकता सितारा है जिसे किसी को अपनी चमक बताने या जताने की ज़रूरत नहीं होती। उनके उपन्यास लिखे हुए गबन, गोदान, प्रतिज्ञा वगैरह चाहे किसी ने भले ना पढ़े हों, या उनकी कहानियाँ नमक का दरोगा या फिर कफन, इस तरह की, लेकिन उनके बारे में जानता हर कोई है। तो उन्हीं की कहानी है मंत्र, जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी अपनी बहुत ही फेवरेट कहानी थी और मुझे ये बचपन से याद थी, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग इसे ज़रूर सुनें। थैंक यू। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। ऐसे उजट देहाती यहाँ प्रायः रोज ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा धर्म होगा, मैं दीन दुखी हूँ सरकार, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उनकी ओर मुंह फेंकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई और बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक न हुआ था। वह उनके पुराने जमाने की जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह उसकी ओर लगातार टकटकी लगाए ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। उसने किस्मत ठोंक ली।
उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुख देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के आर्त स्वर में रोने लगी। इस घटना को कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद ही था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी के नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन यानी नाटक खेलने की तैयारी भी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बोलता, कैलाश कि उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे, सताते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश भी ना मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, नहीं जी, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए भी। कैलाश को सांपों से पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तो तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज जैसा था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे लिए बिना उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही इकलौता उसका व्यसन था, यही उसका नशा था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी जितनी आज थी। कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। यह वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाह रही थी। जो भी था, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते जी, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, आप हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और झाड़ पर चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है ना, तभी आप इतना मिजाज करते हैं, इतने नखरे दिखाते हैं। दूसरी सिंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। उस पर अरे दावा करते हैं कि मृणालिनी के लिए जान तक हाजिर है। मृणालिनी ने देखा शोहदे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं अपनी वकालत खुद कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने हंसी ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सबको चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर बुरा मालूम हुआ और उसे मालूम हो कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है।
ज्यों ही प्रीति भोज यानी कि भोजन समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के डरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। सर जान पड़ता था कि वे कीड़े व सांप उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, अरे इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। वह पछता रही थी, मैंने व्यर्थ ही इन सांपों को दिखाने को कहा। मगर कैलाश एक न सुनता था। अपनी प्रेमिका के सामने अपने सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। एक मित्र ने टिप्पणी की, अरे दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदरियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़ दिए गए, कहिए तो दिखा दूं। और कहकर उसने एक काले बड़े सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए, पर इसके कांटे का मंत्र भी नहीं है। इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया जाए तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुख लाल हो गया और देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार कभी न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि मुझसे चाहते क्या हैं। उसे भ्रम हुआ कि शायद ये मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वह भी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को भी शक है आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कोई शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को कोई स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना ही चाहा, पर वह काला गेहूं सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा, जहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के भरोसे न रहना चाहते थे। वह उसके कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा भी न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैसी तबीयत है बेटा? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेंगी? डॉक्टर साहब ने सर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं।
हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को तो मित्रों ने पकड़ ही लिया, नहीं तो वे नश्तर अपनी ही गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल करामाती पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को तो बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसने मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था वो हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह वहाँ हुआ। माँ बाप ने भी बेटे का सेहरा ही कहाँ देखा था। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और क्या पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न में जिससे जीवन का आनंद स्रोत बनाया हुआ था, क्या वह पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित में सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी जल नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। उसने अभी सपने देखने शुरू ही किए थे और उसके पहले वो सपने टूट रहे थे, मर रहे थे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। जहाँ हंसी खुशी के ठहाके थे वहाँ अब सबका रोना था। तो दोस्तों, यह था मेरी कहानी मंत्र का पहला भाग। जल्दी ही मैं आपके साथ कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ आऊँगी। तब तक आप कहानी को सुनिए और अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपने पहले कभी सुनी है या पढ़ी है तो कहाँ पर पढ़ी है मुझे बताइएगा। थैंक यू।